बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो हमने स्टार्ट की थी मई इंस्ट्रूमेंट, जिसमें हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं। अब हम आगे आगाज़ करेंगे स्क्रू गेज से। तो स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर आपस में दोनों मिलती जुलती चीज़ें हैं, ठीक है। दोनों को काम मेजरमेंट है, लेंथ को मेजर करना है, लेकिन इनमें फ़र्क क्या है वो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे भाई क्या फ़र्क है इनमें। बस थोड़ी सी दो चार चीज़ों का फ़र्क होगा, इसकी कंस्ट्रक्शन का फ़र्क होगा और इसमें जो एक्यूरेसी है उसका फ़र्क है। तो वही आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्क्रू गेज पे आते हैं। स्क्रू गेज इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू मेजर स्मॉल लेंथ विद एक्यूरेसी ग्रेटर दैन अ वर्नियर कैलिपर। वही पहली बात कर दी है कि इसकी एक्यूरेसी वर्नियर कैलिपर से ज़्यादा है। इसका दूसरा नाम क्या है? इट इज़ आल्सो कॉल्ड माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये इसका जो लीस्ट काउंट है वो तकरीबन 0.01 मिलीमीटर है। तो उसका था 0.1 मिलीमीटर और इसका है 0.01 मिलीमीटर। तो काफ़ी डिफरेंस है इन दोनों में। तो ये ज़्यादा एक्यूरेसी देता है। तो अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें हमारे पास क्या चीज़ें हैं? हमारे पास यू शेप्ड, हमारे पास यू शेप्ड है। आ होलो सिलेंडर हैज़ अ मिलीमीटर स्केल ओवर इट्स लॉन्ग अलॉन्ग इंडेक्स। और हमारे पास यहाँ स्टड है, इसको हम स्टड कहते हैं, ठीक है। इस यू शेप, इसको मेटल का फ्रेम कहते हैं हमें, ठीक है। उसके बाद ये एक हमारे पास स्पिंडल है जो काफ़ी लंबा सा होता है। इसके ऊपर मेन स्केल ये होता है, जिसमें आप वर्नियर स्केल में आप मेन स्केल कहते थे, लेकिन यहाँ पे आप इसको पिच का नाम कहेंगे। और उसके बाद ये जिस तरह उसमें एक वर्नियर स्केल होता था जिसको आप मूवेबल स्केल कहते थे, इस तरह इसमें एक और चीज़ है जिसको आप थिम्बल का नाम देते हैं, जिसके ऊपर सर्कुलर स्केल होता है। थिम्बल भी मूवेबल है और जो स्पिंडल है उस पर आपके ये मेन स्केल वाली रीडिंग दी हुई है, ठीक है। ये पीछे रैचिट है, इसका भी हम फंक्शन अभी जान लेते हैं कि रैचिट का क्या फंक्शन होता है। रैचिट का फंक्शन जब इसको आप घुमाते हैं तो जैसे ही घुमाते हैं ये स्पिंडल आगे की तरफ मूव करने लग जाता है। स्टड फिक्स है, स्पिंडल मूव करता है। तो ये मूव करते करते इसके साथ जब ये जुड़ जाता है तो एक आवाज़ आती है, टिक की आवाज़ आती है, जिस तरह क्लॉक की आवाज़ नहीं होती टिक, तो उस तरह इसकी एक आवाज़ आती है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि अब मज़ीद इसको आप कस नहीं सकते। तो इसी तरह ये थिम्बल हो गया, इस पर सर्कुलर स्केल दिया हुआ है। ये मेन स्केल है जिसका दूसरा नाम पिच भी कहते हैं आप। उसके बाद ये मेटल का फ्रेम बना हुआ है। ये इसकी कंस्ट्रक्शन आ गई। अब इसका आप लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करेंगे? मेन स्केल की जो स्मॉलेस्ट रीडिंग होती है उसको आपने किससे डिवाइड करना है? सर्कुलर स्केल पे जो डिवीजन है वो कितनी है। अब देखें वर्नियर स्केल में टोटल डिवीजन होती थी 10 होती थी। इसमें सर्कुलर स्केल में 100 डिवीजन है, ठीक है। तो इसमें और उसमें काफ़ी फ़र्क है। तो देखें, अगर द थिम्बल हैज़ 100 डिवीजन अराउंड इट्स वन and it is circular scale of the screw gauge as thimble complete one rotation the 100 division pass through index line thimble moves 1 millimeter along the main scale। बस उसने यही बताया इस पैराग्राफ में कि उसने इसका लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करेंगे। आपने मेन स्केल की जो स्मॉलेस्ट रीडिंग है वो कितनी है? 1 मिलीमीटर, और उसको डिवाइड किसे कर देना है? इसके जो सर्कुलर स्केल पे जो टोटल डिवीजन है वो कितनी है? 100। तो 1 को आप डिवाइड कर दोगे 100 से तो उसका लीस्ट काउंट आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर। तो यही देखें पिच ऑफ द स्क्रू गेज पे जो उसकी जो थी, जो मैंने आपको बात बताई है, मेन स्केल का दूसरा हम नाम जो कहते हैं वो पिच भी कहते हैं, ठीक है। तो वर्नियर स्केल में आप मेन स्केल कहते थे, यहाँ पे आप पिच कहेंगे। तो पिच पे आपकी 1 मिलीमीटर स्मॉलेस्ट थी रीडिंग। उसके बाद नंबर ऑफ डिवीजन और सर्कुलर स्केल पे टोटल डिवीजन कितनी है? 100 है। उसको आप डिवाइड करें तो हमारे पास ये इसका लीस्ट काउंट आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर, और इसको सेंटीमीटर में करें तो 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, आगे देखें इसकी वर्किंग भी तकरीबन उससे मिलती जुलती है। तो इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसका ज़ीरो एरर फाइंड करेंगे। वो फाइंड करने का तरीका क्या है? आपने रैचिट जो है जिसको मैंने कहा था उसको आप घुमाते हैं, उसको घुमाएंगे, जब वो स्टड के साथ जुड़ जाएगा तो टिक की आवाज़ आएगी। तो आपने चेक कर देना है कि जो पिच पे जो या मेन स्केल पे जो उसका ज़ीरो है वो सर्कुलर स्केल के ज़ीरो के साथ मैच करना चाहिए या कोइंसाइड करना चाहिए। अगर वो मैच कर जाता है तो इसका मतलब उसमें कोई एरर नहीं है, वो एरर फ्री है। लेकिन अगर वो ऊपर या नीचे चल जाता है उसका ज़ीरो तो उसमें कोई ना कोई एरर है, या तो वो एरर पॉजिटिव होगा या तो वो एरर नेगेटिव होगा। अब ये डिस्कस करेंगे वो पॉजिटिव कब होगा, वो नेगेटिव कब होगा। जब भी जो ये मेन स्केल या सर्कुलर स्केल के जो ज़ीरो है
वो मेन स्केल या पिच के ज़ीरो से जो है ऊपर की तरफ चल जाता है, जैसे यहाँ पे। तो ये ऊपर की तरफ चला गया, तो इसका क्या मतलब है भाई कि उसको हमने दोबारा पीछे की तरफ लाना है, ज़ीरो के मुकाबले में लाना है। ज़ीरो जो है, जो हमारे पास सर्कुलर स्केल का जो ज़ीरो है वो मेन स्केल के ज़ीरो से ऊपर की जानिब चला गया। इसका क्या मतलब हुआ कि ये इसमें इजाफा हो गया, तो ये नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि हम इसको माइनस करेंगे तो ये वापस ज़ीरो की तरफ आएगा। इसी तरह अगर ये ज़ीरो, ये वाला ज़ीरो जो था वो इस ज़ीरो से बिल्कुल नीचे की रह जाता है। अगर यहाँ पे इसकी, जिस यहाँ पे रीडिंग दी हुई है, यहाँ पे 20 आ गई, तकरीबन 20 या तकरीबन ये बन जाती है 19 तक ले लें आप, तो ये 19 आ गई है। ठीक है, इसका ज़ीरो तो बहुत ही पीछे रह गया मेन स्केल के ज़ीरो से। तो ये कौन सा एरर होगा? ये पॉजिटिव एरर होगा। क्यों पॉजिटिव एरर होगा? क्योंकि ज़ीरो नीचे रह गया, उस पर आप इतना जमा करोगे ताकि उनका ज़ीरो आपस में मैच कर जाए। सिंपल अल्फाज में ये कहें, अगर जो हमारे पास सर्कुलर स्केल का जो मूवेबल, ये जो है हमारे पास सर्कुलर स्केल जिसकी 100 डिवीजन है, इसका जो ज़ीरो होता है अगर वो मेन स्केल के ज़ीरो से ऊपर की जानिब चला जाए तो वो एरर नेगेटिव एरर होगा। अगर वो ज़ीरो जो सर्कुलर स्केल का जो ज़ीरो है वो मेन स्केल के ज़ीरो के बराबर में नीचे की तरफ चल जाए, जैसे कि ये इस वाले केस में है, तो वो कौन सा एरर होगा? वो पॉजिटिव एरर होगा। ठीक है, इसी तरह हम इसकी, ये हमारा एरर फाइंड हो गया। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, उसमें एग्जांपल में इसने सिंपल यही बताया गया जो मैंने आपको डिस्कस कर दी है। आप इसकी डायरेक्ट करेक्शन पे आएँ, तो करेक्शन में आपने क्या करना है? अब इनको हमने कैसे फाइंड करना है? हमारे पास लीस्ट काउंट क्या आया था? 0.01। जब भी आपने पॉजिटिव एरर निकाल लिया या आपने नेगेटिव एरर निकाल लिया, तो उसको आपने, जो आपकी वैल्यू आई थी फॉर एग्जांपल वो उसका 24 थी वैल्यू, उसको आपने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो उसका निकल आया, एरर करेक्शन होगी उसकी। तो जब आप उसको, अब उसके अंदर आपने कोई ना कोई ऑब्जेक्ट रखा जाए, उसको मेजर कर रहे हैं, तो उसकी मेन स्केल की रीडिंग आ गई 1 मिलीमीटर फॉर एग्जांपल, कि आपने सर्कल कोई भी आपने नट डाल दिया, नट की आप चेक कर रहे हो, तो उस नट की आ गई वैल्यू मेन स्केल पे 1 मिलीमीटर, लेकिन जो सर्कुलर स्केल पे थे उसकी वो रीडिंग क्या थी? 85 डिवीजन। पहले आप 85 डिवीजन को मल्टीप्लाई करोगे उसके साथ, लीस्ट काउंट के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो उसकी वो एरर फ्री हो जाएगा। उसके बाद आपने उसके आप मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो डिवीजन थी वो मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएंगी। उसके बाद जो आपके पास मेन स्केल की रीडिंग आई थी उसको आप ऐड अप करेंगे, यहाँ पे जैसा आपने ऐड किया। उसके बाद आपने क्या करना है? आपको पता था कि इसमें इंस्ट्रूमेंट में कितना एरर आया था, आपको पता था कि 0.24 इसका एरर आया था। तो आपने उसमें से, अगर ये पॉजिटिव एरर था तो आप इसमें से माइनस करेंगे। इसमें ये साइन का ख्याल रखना है, अगर पॉजिटिव होगा एरर तो वो आपने, जो आपकी रिज़ल्ट आ रहे हैं उसमें से आपने उसकी वो वैल्यू माइनस कर देनी है। अगर नेगेटिव एरर है तो नेगेटिव का क्या उल्ट हो जाएगा? पॉजिटिव। तो आपने उस रिज़ल्ट के अंदर 1.85 में अगर फॉर एग्जांपल ये नेगेटिव एरर होता तो उसमें आपने ये जमा कर देना है 0.24, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव एरर है तो आपने 1.85 में माइनस कर दिया 0.24, इससे आपका रिज़ल्ट आ गया 1.61। तो आज के लिए काफ़ी है इतना, तो इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। ये आपको खास तौर पर लीस्ट काउंट का इसका पता होना चाहिए कि लीस्ट काउंट क्या होता है, इसमें इसका एरर कैसे फाइंड करना है, आपने एरर को ठीक किस तरह करना है उसको। तो ये चीज़ें जो मेन चीज़ें हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन आपको पता होना चाहिए। तो ये इसकी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए सही से ना, इसकी सही प्रिपरेशन करनी है आपने। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।